जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं हमारा किसी भी होलोस्फेयर या हमारा कोई भी एक सॉलिड स्फेयर है उसके लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। हम देखेंगे कि हमारा कोई स्फीयर है उसके आउटसाइड किसी पॉइंट के ऊपर हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, उसके सरफेस पर किसी पॉइंट के ऊपर हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, या इनसाइड किसी पॉइंट के ऊपर हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होने वाली है। तो इन सब का हम सबसे पहले डेरिवेशन है वो सीखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे एग्जाम में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस है वो हमसे पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस को हमें किस तरह से आंसर करना है। तो आज की वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आज की वीडियो में हमें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टडी करते हैं किसी भी होलोस्फेयर के लिए हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो मान लेते हैं हमारे पास में एक स्फीयर है जिसका मास है m और उस होलोस्फेयर की जो रेडियस है वो है कैपिटल R। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा इस होलोस्फेयर के आउटसाइड किसी पॉइंट के ऊपर हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है। तो मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट P है जो कि स्फीयर के सेंटर से किसी r दूरी पर उपस्थित है। ठीक है। और इस P पॉइंट पर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोस्तों हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर सीखा है कि हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और अपना जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में क्या रिलेशन होता है। तो बताइए जरा। E इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी वी अपॉन डी आर के बराबर होता है ना। और हमने एक वेक्टर फॉर्म के अंदर एक रिलेशन और देखा था, क्या था वो? डी वी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है। तो ये रिलेशन हमने देखा है। तो जरा बताइए पी पॉइंट के ऊपर हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी। तो आप कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स सेंटर होगी। ठीक है ना। और अपना जो डी आर है, डी आर की डायरेक्शन कौन सी होगी? तो हम जानते हैं हमारा जो आर वेक्टर है उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। होगी ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर आर वेक्टर हमेशा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, जबकि अपना ग्रेविटेशनल जो फील्ड इंटेंसिटी है वो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होता है। ठीक है। तो इन दोनों के अंदर जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है? आप कहोगे इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 180 डिग्री का। तो बताइए अपना डी वी का यहाँ रिलेशन क्या बनेगा? आप कहोगे रिलेशन अपना आ गया ई, देखिए वेक्टर फॉर्म हटा देते हैं और अपने पास में आ जाएगा ई डी आर कोस 180 डिग्री। और कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। तो यहाँ पर अपने पास में डी वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ई डी आर। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 2। अब जरा मुझे याद करके बताइए कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर स्टडी किया है कि कोई भी एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है आर और उससे स्मॉल आर दूरी पर किसी भी पॉइंट पी के ऊपर हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है। तो हम जानते हैं ये इसकी वैल्यू होती है जी एम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है। ये आप सभी को पता है। तो इस E की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखेंगे तो अपने पास में जो dV की वैल्यू क्या आ जाएगी? dV की वैल्यू अपने पास में आ जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर और साथ में आएगा अपना डी आर। ठीक है। अब बोथ साइड हमें करना है सिंपली इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कीजिए, क्या आएगा अपने पास में? तो यहाँ अपने पास में आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इक्वल्स टू, अब देखिए जी एम है वो तो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं और यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर एंड डी आर। अब हमें रखनी पड़ेगी इसकी लिमिट। लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी जरा बताओ। तो यहाँ पर आर है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है? आर है अपना इनफाइनाइट से यहाँ पर इस पॉइंट पी के लिए जो स्मॉल आर है यहाँ तक वेरी करेगा। यानी कि आर वेरी कहाँ से कहाँ तक करेगा? इनफाइनाइट से आर तक करेगा। अब इनफाइनाइट के लिए हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, तो इसके लिए आपको लास्ट वीडियो है वो देखनी चाहिए। हमने वहाँ देखा है इनफाइनाइट के ऊपर हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है 0 और हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसकी वैल्यू भी होती है 0। तो यहाँ पर इनफाइनाइट के ऊपर हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसकी वैल्यू 0 होगी और किसी आर पॉइंट के ऊपर हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कितनी होगी? मान लेते हैं v। ठीक है। अब इंटीग्रेट कीजिए जरा। तो लेफ्ट साइड में तो अपना आ जाएगा v, राइट साइड में क्या आ जाएगा? अपना जी एम। अब 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? -1/r आएगा और लिमिट हमें पुट करनी है इनफाइनाइट से r। इसे लिमिट पुट करके सोल्व कीजिए जरा तो अपने पास में v की वैल्यू आ गई जी एम और साथ में आ जाएगा -1/r और इनफाइनाइट पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 0। तो फाइनली v इक्वल्स टू हमारे पास में आ जाएगा जी एम बाई आर। ठीक है। ये कहाँ के लिए है? किसी भी होलोस्फीयर के आउटसाइड किसी पॉइंट के ऊपर हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक है। अगर क्या होता हमारा ये पॉइंट पी है वो इस होलोस्फीयर के सरफेस पे होता, सरफेस पे होता तो उस कंडीशन के लिए आप क्या कहते कि यहाँ पर आर इक्वल्स टू आर के बराबर है। ठीक है ना। तो उस कंडीशन के लिए हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो इसके बराबर आ जाता -g m अपॉन आर के बराबर आ जाता। तो इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 3 एंड ये अपनी आ गई इक्वेशन 4। ठीक है। तो ये हमारा आ गया होलोस्फीयर के सरफेस के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है।
अब बात करते हैं हमारा जो स्फीयर है उसके इनसाइड किसी पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा। तो दोस्तों मान लेते हैं हमारे पास में जो होलोस्फीयर दे रखा है उसका मास है कैपिटल एम और उसकी रेडियस है आर, और उस होलोस्फीयर के सेंटर से किसी स्मॉल आर दूरी के ऊपर हमारा पॉइंट पी है जिसके ऊपर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में क्या रिलेशन है, हमें पता है डी वी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डी आर के बराबर होता है। एंड ई की वैल्यू क्या है हमारी माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर स्टडी किया है कि किसी भी होलोस्फीयर के इनसाइड किसी भी पॉइंट के ऊपर हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, जीरो के बराबर होती है ना जीरो। आपने पढ़ा है लास्ट क्लास के अंदर, नहीं पढ़ा तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब जीरो वैल्यू रखोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, डी वी बाई डी आर, इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो। और हम जानते हैं किसी भी वेरिएबल को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें और उसकी वैल्यू अगर जीरो के बराबर आ रही है तो उसका मतलब क्या है कि जिसका आप डिफरेंशिएट कर रहे हो वो एक कांस्टेंट नंबर है, तभी तो वो जीरो आ रही है, वरना जीरो नहीं आती। तो यहाँ से हम क्या रिजल्ट पर आए हैं कि किसी भी होलोस्फीयर है उसके सरफेस के ऊपर जो अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो ही इनसाइड हर एक पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसकी वैल्यू स्थिर आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। तो यहाँ जरा बताइए हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड ए होलोस्फीयर क्या हो जाएगा, जो उसके सरफेस पर है, यानी कि v की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ जी एम अपॉन आर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको अपने को याद रखना है। अब दोस्तों इनके जो ग्राफ है उनको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ हमारा जो ग्राफ है वो किन किन के मध्य बनेगा, ग्राफ हमारा यहाँ बनेगा हमारा जो डिस्टेंस आर और हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल v के मध्य बनेगा। ठीक है, और आर की वजह से हम इस ग्राफ को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला जो पार्ट होगा हमारा जिसमें आर हमारा होगा लेस देन कैपिटल आर से, सेकेंड जो पार्ट होगा उसमें आर इक्वल्स टू आर के बराबर होगा, और जो थर्ड जो पार्ट होगा उसमें आर ग्रेटर देन आर के बराबर होगा। ठीक है, तो अब जरा मुझे बताइए कि तीनों के लिए हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या है। तो पहला हमने फाइंड किया जब आर है ग्रेटर देन आर है, तो v इक्वल्स टू आता है हमारा माइनस ऑफ जी एम अपॉन आर के बराबर। सेकंड हमारा आता है जब r इक्वल्स टू आर के बराबर हो, तो उस कंडीशन में हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू है माइनस ऑफ जी एम अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, थर्ड हमारी कंडीशन रहती है जब r है उसकी वैल्यू लेस देन हो कैपिटल आर से, तो उस समय हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू आती है माइनस ऑफ जी एम अपॉन आर के बराबर। ठीक है, यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो कि तीनों ही कंडीशनों के अंदर हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। ठीक है, और फर्स्ट कंडीशन के अंदर v है वो समानुपाती माइनस वन बाई आर आ रहा है, जबकि सेकंड और थर्ड कंडीशन के अंदर हमारे पास में जो वैल्यू आ रही है वो कांस्टेंट नंबर है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा जी एम और आर तीनों ही कांस्टेंट संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकेंड और थर्ड पोर्शन के लिए हमारा जो ग्राफ बनेगा वो एक कॉन्स्टेंट नंबर ही होगा। तो दोस्तों अब इन वैल्यूज़ को हम ग्राफ पर ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो एक नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, इसलिए हम ग्राफ में इसको जो ग्राफ के नेगेटिव साइड ही बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आर लेस देन आर के लिए। तो इस कंडीशन के लिए हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसकी वैल्यू एक कांस्टेंट संख्या के बराबर आ रही है। तो मान लेते हैं ये कांस्टेंट संख्या के बराबर आ रही है, तो यहाँ तक ग्राफ जाएगा अपना कुछ इस तरह से। बिल्कुल एक कांस्टेंट संख्या होगी तो एक सीधी लाइन आएगी और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, v इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी एम अपॉन आर। ठीक है, और ये वैल्यू कहाँ तक जाएगी, r इक्वल्स टू आर तक, यानी कि यहाँ तक जाएगी। ठीक है, उसके बाद में ग्राफ कैसा बनेगा, v समानुपाती वन बाई आर। तो v समानुपाती वन बाई आर है तो आगे का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा इस तरह से। ठीक है, v समानुपाती माइनस वन बाई आर के लिए। तो ये ग्राफ है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। नेक्स्ट दोस्तों हेडिंग लगा के लिखिएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास है कैपिटल एम और उस सॉलिड स्फीयर की रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो सॉलिड स्फीयर है उसके आउटसाइड किसी पॉइंट पर हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू क्या है। तो मान लेते हैं हमारा सॉलिड स्फीयर है उसके सेंटर से किसी आर दूरी पर स्थित कोई पॉइंट पी है जिसके ऊपर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जरा बताइए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की स्टडी कर रहे थे तब हमने देखा था कि चाहे हमारा कोई एक होलो स्फीयर हो या हमारा सॉलिड स्फीयर हो,
दोनों के आउटसाइड या उसके सरफेस पर किसी पॉइंट पर जब हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना होता है, तो हम उन्हें एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर हम इस स्मॉल एम मास या कैपिटल एम मास के स्फीयर को हम एक पॉइंट मास की तरह अगर ट्रीट करें, तो जरा बताइए इस स्फीयर के आउटसाइड किसी पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ Gm/r के बराबर। तो ये वैल्यू हमारे पास में आ गई कि जब हमारा पॉइंट P है वो इस स्फीयर के आउटसाइड हो, यानी कि r ग्रेटर देन r के लिए। सेकंड हम बात करते हैं जब हमारा जो पॉइंट P है वो इस स्फीयर के सरफेस पे हो। सरफेस पे हो उस कंडीशन के लिए हम कहेंगे r इक्वल्स टू r। तो उस कंडीशन में हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी v इक्वल्स टू माइनस ऑफ Gm/r के बराबर। ठीक है? थर्ड हमारी कंडीशन है जब हमारा पॉइंट P है वो इस सॉलिड स्फीयर के इनसाइड हो। तो ये वाली कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा हम ध्यान से समझेंगे। दोस्तों नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं किसी भी सॉलिड स्फीयर के इनसाइड किसी पॉइंट के ऊपर हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो मान लेते हैं कोई पॉइंट P है जो कि हमारा सॉलिड स्फीयर के सेंटर से किसी r दूरी पर उपस्थित है, और इस P पॉइंट पर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो फाइंड करना है। ठीक है? तो इस कंडीशन के लिए हम क्या कहेंगे कि स्मॉल r है उसकी वैल्यू किससे कम है? कैपिटल R से, क्योंकि कैपिटल R क्या है? हमारा इस सॉलिड स्फीयर की रेडियस है, और कैपिटल M क्या है? इस सॉलिड स्फीयर का मास है। ठीक है? तो इस प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्व करोगे? तो दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों में क्या रिलेशन होता है? तो ये रिलेशन होता है dv इक्वल्स टू ई dx के बराबर। ठीक है? तो हमें क्या करना है? बोथ साइड इंटीग्रेशन करना है और इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो कीजिए बोथ साइड इंटीग्रेशन। अब जरा लिमिट और पुट कीजिए। तो हमारा जो ये पार्टिकल है जिसको हम इस P पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं वो स्टार्टिंग में कहाँ था? स्टार्टिंग में ये पार्टिकल हमारा था इनफाइनाइट के ऊपर, इनफाइनाइट पे था ना? तो यानी कि स्टार्टिंग में हमारा जो सॉलिड स्फीयर है उससे इसकी डिस्टेंस कितनी है? इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट से इसे हम कहाँ तक लेकर आ रहे हैं? r दूरी तक लेकर आ रहे हैं। ठीक है? अब इनफाइनाइट के ऊपर हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? तो हमने पढ़ा है कि हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू 0 होती है इनफाइनाइट के ऊपर। तो हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसकी वैल्यू भी 0 होगी। ठीक है ना? अब पॉइंट P पर हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कितनी है? तो मान लेते हैं उसकी वैल्यू Vp के बराबर है। ठीक है? तो जरा कीजिए बोथ साइड इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में तो अपना आ गया Vp, राइट साइड के अंदर जरा देखिए, क्या ये लिमिट इनफाइनाइट टू r के लिए डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल हमारा जो है पहले तो यहाँ पर अपना जो स्फीयर है उसके सरफेस तक आएगा। सरफेस पर आने के बाद में ये कहाँ जाएगा? इस पॉइंट P पर जाएगा। ठीक है? तो यहाँ लिमिट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। पहले तो हमारा पार्टिकल जा रहा है इनफाइनाइट से r तक। ठीक है? फिर कहाँ तक जा रहा है? r से r तक। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। अब जरा मुझे बताओ यहाँ पर ये दोनों जो E है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? तो यहाँ पर जो ये फर्स्ट जो E है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड किसी पॉइंट के ऊपर अपना जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? E इक्वल्स टू Gm/x² के बराबर। मान लेते हैं यहाँ पर अपना जो सॉलिड स्फीयर है उसके सेंटर से किसी x दूरी के ऊपर हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात करें। ठीक है ना? अब बात करते हैं जब हमारा पॉइंट P है वो स्फीयर के इनसाइड हो, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा इस E की वैल्यू है वो क्या होगी? तो किसी भी सॉलिड स्फीयर के इनसाइड किसी पॉइंट के ऊपर हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता है Gmx/r³। ठीक है? इन दोनों को हम अपनी लास्ट क्लास के अंदर स्टडी कर चुके हैं जब हमने देखा था कि किसी भी सॉलिड स्फीयर या होलो स्फीयर के इनसाइड आउटसाइड कितना होता है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो वो वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। ठीक है? अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो अपने पास में क्या आएगा? बताइए ज़रा। तो Vp है वो बराबर आ जाएगा अपना इनफाइनाइट टू R। ठीक है? तो पहले इसकी वैल्यू रखेंगे Gm/x², साथ में आएगा dx प्लस सेकंड यहाँ लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी? अपना R से R तक, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे Gmx/r³ और साथ में आएगा अपना dx। कोई दिक्कत नहीं है। अब इस इंटीग्रेशन को फिर से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो भाई क्या आएगा अपने पास में? Vp की वैल्यू आ गई इनफाइनाइट, देखिए Gm है वो तो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं। ठीक है? अब इनफाइनाइट से R, अब 1/x² साथ में dx। इसी प्रकार से यहाँ Gm/r³ है, इसको ले लेते हैं बाहर और इंटीग्रेशन करते हैं R से R तक, और साथ में क्या आएगा? x dx। कोई दिक्कत नहीं। अब 1/x² का इंटीग्रेशन करते हैं तो अपने पास में क्या आता है? -1/x आता है। ये हमने सभी ने पढ़ा है।
तो इसकी वैल्यू जरा रखो, ये आ गया -1/x और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट टू r जाएगी, प्लस gm/r³। ठीक है, अब इस x का इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, x² / 2 आ जाएगा ना। तो 2 है उसको तो मैं बाहर ले लेता हूँ और x² के अंदर हम लिमिट पुट करेंगे स्मॉल r से कैपिटल R के लिए। ठीक है, अब जरा इसको और सोल्व कीजिए। तो p पॉइंट के ऊपर अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ जाएगा। अब देखिए gm अब 1/x के अंदर लिमिट पुट करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, -1/r आ जाएगा। इनफाइनाइट पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, प्लस अपना gm/2r³ और साथ में क्या आ जाएगा, अब देखिए x² की लिमिट पुट करोगे तो पहले आएगा ऊपर वाला r² -r²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए दोनों साइड हम ले सकते हैं हमारा gm को कॉमन, तो लीजिए कॉमन क्या आएगा, Vp इक्वल्स टू gm को कॉमन लिया और देखिए स्मॉल r है उसको भी आप कॉमन ले सकते हो, ले सकते हैं ना। तो ब्रैकेट के अंदर अपने पास में क्या क्या आ जाएगा, देखिए पहले तो आएगा -1 प्लस यहाँ पर देखिए क्या है अपने पास में 1/2r²। ठीक है, और साथ में क्या है अपने पास में r² -r²। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसको थोड़ा और सोल्व कीजिएगा तो अपने पास में पहले इधर वाला जो पोर्शन है उसको एक बार सोल्व कीजिए क्या आता है। देखिए 2r² को हम लेते हैं लघुत्तम ले लीजिएगा, क्या आएगा, तो यहाँ पर -2r² प्लस यहाँ आ जाएगा अपना r² -r²। ठीक है, तो यहाँ पर अपना क्या आ जाएगा, जरा बताओ भाई फाइनल वैल्यू Vp की। तो Vp की फाइनल वैल्यू अपने पास में आ जाएगी gm/ यहाँ आ गया अपना 2r³ और साथ में ऊपर क्या आ रहा है अपना r² -3r²। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसी को थोड़ा सा और देखने में अच्छा लगे इसलिए कुछ ऐसा लिख सकते हैं, Vp इक्वल्स टू -gm/2r³, साथ में अपना आ जाएगा 3r² -r²। तो ये आ गया हमारा जो सॉलिड स्फीयर है उसके इनसाइड किसी पॉइंट के ऊपर हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, अगर क्या होता हमारा जो पॉइंट P है इस सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर होता यहाँ पर, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो r है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती, 0 हो जाती ना। तो यहाँ पर देखिए 0 रखने पर क्या आता है, इसकी वैल्यू आ जाएगी -gm/, अब देखिए यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 3r²/2r³। तो जो करता है उसको काटते हैं तो r² यहाँ से कैंसिल होगा तो अपने पास नीचे r ही बचेगा। तो फाइनली अपने पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, -3/2 gm/r। ठीक है, ये कहाँ पर आ रहा है, हमारा जो सॉलिड स्फीयर है उसके सेंटर पर अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दोनों ही, जिनको हमें याद रखना है। ठीक है, अब जरा दोस्तों मुझे बताइए इसका ग्राफ है वो क्या बनेगा, तो इसका ग्राफ है वो भी हम समझ लेते हैं। तो पहले तो दोस्तों ये बताइए यहाँ ग्राफ किन किन के मध्य बनेगा, तो ग्राफ हमारा बनेगा जो हमारा पॉइंट P है उसकी हमारा जो सॉलिड स्फीयर के सेंटर से दूरी यानी कि r और हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के मध्य। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 भागों में इस ग्राफ को डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट कौन सा होगा, जब हमारा r है उसकी वैल्यू लेस देन हो कैपिटल R से। सेकंड पोर्शन होगा जब हमारा स्मॉल r है कैपिटल R के बराबर हो, और थर्ड हमारा रहेगा जब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से ज़्यादा हो। ठीक है, यानी कि सॉलिड स्फीयर है उसके इनसाइड, उसके सरफेस पर और उसके आउटसाइड हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो क्या रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताइए कि हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो अपना सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड कितना होगा, यानी कि अपना स्मॉल r है उसकी वैल्यू कैपिटल R से ज़्यादा हो। तो उस कंडीशन में हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उसकी वैल्यू बराबर आती है -gm/r के बराबर। ठीक है, अब जरा मुझे बताइए कि हमारा जो सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर अगर पॉइंट हो तब उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस वक्त हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगा -gm/r के बराबर। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन बताइए, जब हमारा जो पॉइंट P है वो सॉलिड स्फीयर के इनसाइड हो, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसकी वैल्यू बराबर आ जाएगी -gm ब्रैकेट में 3r² -r² अपॉन क्या आ जाएगा अपना 2r³। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। फोर्थ कंडीशन बताइए, जब हमारा जो पॉइंट P है वो सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर हो, तो उस कंडीशन में हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो बराबर आ जाएगा -3/2 gm/r के बराबर। तो दोस्तों सबसे पहले तो बताइए ग्राफ है वो कौन सी साइड हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उन सभी की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आ रही ना, तो इसका ग्राफ है हम नेगेटिव साइड ही बनाएंगे। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर हुई। सबसे पहले हम बात करते हैं जब हमारा
आर ग्रेटर देन आर है। तो उस कंडीशन के लिए देखिए, यहाँ पर उस कंडीशन के लिए देखें तो v है वो समानुपाती किसके आ रहा है, -1/r क्या आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये देखिए, किसके लिए, जब v समानुपाती -1/r के बराबर आ रहा हो। सेकेंड कंडीशन देखते हैं, जब r इक्वल्स टू -gm/r आ रहा है, तो उस कंडीशन के लिए हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट नंबर आ रहा है। तो कांस्टेंट नंबर आ रहा है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक कांस्टेंट संख्या आएगी और उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, -gm/r के बराबर आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, जब हमारा पॉइंट P है इस स्फीयर के इनसाइड हो, तो इनसाइड किसी पॉइंट के होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पर अपना v है वो किसके समानुपाती होगा, v बराबर होगा, समानुपाती होगा -3r² - r², ठीक है। और सेंटर पर हो जाएगा -3/2 gm/r। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से अपने पास में बनेगा। यहाँ थोड़ा सा इसको ग्राफ को और बढ़ा लेते हैं, यहाँ नीचे थोड़ा सा और बढ़ाएंगे इसको तो अपने पास में ग्राफ कुछ इस तरह से बनकर आएगा। ये देखिए, और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ रही है, v इक्वल्स टू आ रहा है -3/2 gm/r, ठीक है। तो अगर आपको एक ग्राफ बनाना आता है तो एग्जाम में डायरेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। तो उनको आप इजीली सोल्व कर सकते हो, ओके। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम और देख लेते हैं। दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें 3 सकेंद्रीय गोलीय कोष यानी कि कोस सेंटर्ड स्फेरिकल सेल दे रखे हैं, ठीक है, जिनका मास है वो m है और उनकी जो रेडियस है वो हमें दे रखी है a, b और c। हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है कि हमारा जो पॉइंट 1, 2 एंड 3 है वहाँ पर हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो पॉइंट 1 है उसके लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो जरा बताइए, हमारा जो पॉइंट 1 है वो कहाँ मौजूद होगा। पॉइंट 1 है हमारा जो जो अपना होलोस्फीयर ए है उसके सरफेस पे होगा, जबकि हमारा जो बी और सी है उसके इनसाइड होगा, ठीक है ना। तो ए स्फीयर के लिए हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो क्या होगा, तो हम जानते हैं किसी भी होलोस्फीयर के सरफेस के ऊपर हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, gm/a के बराबर होता है ना। इसी प्रकार से बी और सी के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, तो हम जानते हैं कि किसी भी होलोस्फीयर के इनसाइड किसी भी पॉइंट के लिए हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो बराबर होता है उसके जो सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है उसके बराबर। तो बी के लिए इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, आप कहेंगे -gm/b के बराबर होगी। इसी प्रकार से हमारा जो सी स्फीयर है उसके भी इनसाइड है तो उसके लिए इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू आएगी हमारा -gm/c के बराबर होगी। तो इन तीनों के स्फीयर की वजह से हमारा जो पॉइंट 1 है उसके ऊपर हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो किसके बराबर होगा, आप कहेंगे -gm/a -gm/b एंड -gm/c के बराबर हो जाएगा। दोस्तों अब जरा बताइए, हमारा जो पॉइंट 2 है उसके लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो पॉइंट 2 कहाँ मौजूद है, हमारा जो स्फीयर ए है उसके लिए पॉइंट 2 मौजूद होगा उसके सेंटर से किसी b दूरी पर, ठीक है। जबकि बी के लिए कहाँ होगा, बी के लिए होगा उसके सरफेस पर होगा, जबकि सी के लिए वो सरफेस के इनसाइड ही होगा, ठीक है ना। तो इनके लिए ग्रेविटेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, तो सबसे पहले हम ए के लिए देखें तो v1 की वैल्यू क्या आ गई अपनी, v1 की वैल्यू अपनी आ गई -gm/b के बराबर, क्योंकि किसी भी अपना होलोस्फीयर के आउटसाइड किसी पॉइंट के लिए ग्रेविटेशन पोटेंशियल किसके बराबर होता है, gm/r के बराबर होता है, ठीक है। इसी प्रकार से बी के लिए देखोगे, बी के लिए क्या वैल्यू आएगी, तो ये देखिए अभी स्फीयर के सरफेस पर है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -gm/b के बराबर आ जाएगी। इसी प्रकार से हम देखें हमारा जो स्फीयर सी है उसके लिए, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, ये इनसाइड है ना तो ये जो सरफेस पर है तो उसके बराबर होगा, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, -gm/c के बराबर आएगी, ठीक है। तो इनकी जो टोटल वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, आप कहेंगे v1 + v2 + v3, तो इनकी वैल्यू आ गई -gm/b -gm/b एंड -gm/c के बराबर आ गई, ठीक है। इसमें भी किसी को डाउट नहीं होगा। अब दोस्तों बात करते हैं हमारा जो थर्ड पॉइंट है उसके लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए पॉइंट थर्ड है वो कहाँ मौजूद है, तो आप कहेंगे हमारा जो स्फीयर ए है उसके लिए जो थर्ड पॉइंट है वो मौजूद है उसके सेंटर से किसी सी दूरी पर, जबकि बी के लिए कहाँ मौजूद है, उसके सेंटर से किसी सी दूरी पर, जबकि हमारा जो सी स्फीयर है उसके सरफेस पे मौजूद है, ठीक है। तो इन तीनों के लिए हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उसकी वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो फर्स्ट स्फीयर के लिए, तो v1 के लिए ये क्या होगा, पॉइंट स्फीयर के आउटसाइड होगा, तो इसकी वैल्यू आ गई v1 = -gm/c के बराबर। इसी प्रकार से बी के भी लिए क्या होगा, तो ये पॉइंट जो है
वो बी के लिए भी स्फीयर के आउटसाइड है, तो इसके लिए भी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ जी एम बाई सी के बराबर हो जाएगी। अब जब बात करें स्फीयर सी के लिए, तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है वो स्फीयर के सरफेस के ऊपर होगा, तो सरफेस पर है तो इसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, जी एम बाई सी के बराबर आ जाएगी। तो जरा मुझे बताइए यहाँ पर नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, तो तीनों को ऐड करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा माइनस ऑफ जी एम बाई सी, माइनस ऑफ जी एम बाई सी एंड माइनस ऑफ जी एम बाई सी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें बेसिक कंसेप्ट को याद रखना है। हमें याद रखना है कि हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और इसी वजह से हमें कुछ नहीं देखना, जितना मास है वो देखना है और कितनी दूरी पर है वो देखना है, फॉर्मूलों को याद रखना है और डायरेक्टली उनको कंबाइन कर देना है। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या होता है, इनके मास है वो m 2m एंड 3m दे रखे होते, यानी कि जो फर्स्ट स्फीयर है उस पर मास m दे रखा होता, दूसरे पर 2m दे रखा होता और थर्ड पर 3m दे रखा होता, तो उस कंडीशन में हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो क्या होता, तो यहाँ पर m की जगह 2m रख दो, यहाँ पर 3m रख दो, तो सेम ही तो वैल्यू आ जाएगी। सिर्फ हमें याद रखना है कि इनको ऐड कैसे करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि कोई एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान है कैपिटल एम और उस ग्रह की रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, उस ग्रह के अंदर हमने एक सुरंग बनाई है उसके व्यास के अनुदिश। ठीक है, अब कोई एक स्मॉल एम द्रव्यमान है जो कि उस ग्रह के सरफेस पर रखा है। ठीक है, इस स्मॉल एम द्रव्यमान को जब हम मुक्त करते हैं, फ्री करते हैं, तो ये स्मॉल एम द्रव्यमान है इस ग्रह के सेंटर तक पहुंच जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ तक पहुंच जाता है। तो इस पॉइंट के ऊपर इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो किस तरह से कैलकुलेट करोगे इस प्रॉब्लम को? तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम मैकेनिकल एनर्जी जो कंजर्वेशन लॉ है उसकी हेल्प लेंगे। तो हम जानते हैं कि हमारा जो चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो जरा मुझे बताओ, जब हमारा स्मॉल एम मास है वो स्फीयर के सरफेस पर था, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होगा? आप कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी बराबर आएगा माइनस ऑफ जी एम एम बाई आर के बराबर। तो जब इस स्मॉल एम मास को हम फ्री छोड़ते हैं तो ये मोशन करते हुए यहाँ सेंटर तक आ जाएगा। तो सेंटर के ऊपर इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होता है? तो हम जानते हैं किसी भी सॉलिड स्फीयर के सेंटर के ऊपर हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर आता है -3/2 जी एम एम बाई आर के बराबर। ठीक है, तो जरा मुझे बताइए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा? तो इनिशियल कंडीशन में है अपना माइनस जी एम एम बाई आर और फाइनल कंडीशन के अंदर है -3/2 जी एम एम बाई आर के बराबर। ठीक है, तो ये चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो इनिशियल कंडीशन में इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0 है, क्योंकि उसको मुक्त कर रहे हैं, फ्री छोड़ रहे हैं उसको। और फाइनल कंडीशन में कितनी होगी? तो मान लेते हैं इस पॉइंट के ऊपर इसकी जो वेलोसिटी है वो v के बराबर है, तो ये बराबर आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो जरा इसको आगे सोल्व करते हैं तो अपने पास में आ गया माइनस ऑफ जी एम एम बाई आर एंड यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3/2 जी एम एम बाई आर। कोई दिक्कत नहीं है, बोथ साइड स्मॉल एम है वो कॉमन लेकर हम काट सकते हैं, तो उसको हम काट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपना बच गया हाफ, ये एम भी कटेगा वी स्क्वायर। इसको आगे और सोल्व करेंगे जी एम बाई आर को कॉमन लेकर, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, जी एम बाई आर कॉमन लिया अपनों ने और ब्रैकेट में अपने पास में आ जाएगा -1 + 3/2। ठीक है, और इधर वाली तरफ अपना आ जाएगा 1/2 वी स्क्वायर। ठीक है, इसको जरा और आगे सोल्व कीजिएगा तो अपने पास में यहाँ 2 लघुत्तम लिया -2 + 3 और साथ में आ जाएगा अपना जी एम बाई आर और इधर वाली तरफ आ जाएगा हाफ वी स्क्वायर। तो यहाँ 2 से 2 भी आप कॉमन लेके काट सकते हो। ठीक है, और ऊपर बचेगा अपना 1, तो v की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, अंडर ऑफ जी एम बाई आर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने पास में एक रिजल्ट और आ गया, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज की इस लेक्चर वीडियो में किसी भी तरह का कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कभी कोई और वीडियो बनाकर उसको सॉल्व करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।